डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए हमने एक टॉपिक आज सेलेक्ट किया है, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र को जानने से पहले आइए कुछ सामान्य चीज़ें जानते हैं कोशिका के बारे में कि ये कोशिका क्या है, कहाँ पाई जाती है और इसमें किस प्रकार से विभाजन होता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह बहुत ही छोटी होती है। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम जीव शरीर के अंदर निहित कोशिका को देख सकते हैं। कोशिका में वृद्धि एवं विभाजन होने की प्रक्रिया पाई जाती है तथा कोशिका में जनन भी होता है। जब कोशिकाओं में जनन होता है तो जैसे मान लीजिए छोटा जीव है, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतु अमीबा, तो ये सामान्यतया समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संतति को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी ये समसूत्री विभाजन द्वारा जनन कर लेते हैं। जीवधारियों में जिनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का, अंगीय स्तर का या अंगतंत्रीय स्तर का पाया जाता है, यानी जटिल शारीरिक संरचना होती है, उनमें कोशिकाएं संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन के जरिए वो संख्या में अपनी बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ हम कोशिका विभाजन से पहले जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो उसमें एक चक्र चलता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। कोशिका चक्र को हम ये कह सकते हैं कि एक बार के विभाजन के पूर्ण होने से लेकर अगली बार के विभाजन के अंत तक की घटनाओं को एक कोशिका चक्र कहा जाता है। सपोज दैट यहाँ मान लीजिए एक सेल है और यह सेल विभाजित हो रही है। तो जब ये विभाजित होकर के दो कोशिका को बना लेती है तो अब इसमें भी कोशिका विभाजन होगा। तो ये कोशिका इन दोनों कोशिकाओं को बनाई है। इन कोशिकाओं में जब फिर से विभाजन होगा, ये भी दो कोशिका बनाएगी, ये भी दो कोशिका बनाएगी। तो एक विभाजन के पूर्ण होने से लेकर, यानी एक विभाजन जब कोशिका में हो रहा है वो पूरा हो जाए, जब अगली बार उसमें विभाजन होगा, उस विभाजन प्रक्रिया के अंत तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम एक कोशिका चक्र कहते हैं। या इसको हम यूं डिफाइन करें कि घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को यहाँ हमने दिखाया है ग्राफ के जरिए कि जब एक कोशिका में चक्र चलता है, वो विभाजित होती है या विभाजित होने के लिए तैयार होती है, जिसे हम विभाजन की तैयारी कहते हैं। उन समस्त चीजों को यहाँ दो टर्म में बांटा गया है। फर्स्ट है इंटरफेज अवस्था एंड सेकंड है माइटोटिक फेज। फर्स्ट जो इंटरफेज अवस्था है, इसमें तीन उप प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और माइटोटिक जो फेज होती है, इसमें कोशिका विभाजित होकर के नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी टर्म को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह है जो कोशिका का चक्र होता है, वास्तव में प्रारंभ होता है जीवन फेज से। जीवन फेज यहाँ पे है, यानी कोशिका का विभाजन ऐसे चलेगा। एक कोशिका हमने यहाँ पर लिया है, इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के दौरान ये कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इतने का हमको अध्ययन करना है। तो जो जीवन फेज होता है, इसको हम कोशिका के वृद्धि की प्रावस्था कहते हैं। यहाँ पर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, यानी उसमें उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे उसमें पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा भर जाती है। वह वृद्धि करती है एवं स्वस्थ कोशिका के रूप में हो जाती है।
यहां ध्यान रखिएगा, जो जीवन फेज होता है इसमें कोशिका में डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, यानी जो सेल के अंदर में ये हमने क्रोमोसोम गुणसूत्र को दिखा रखा है, तो इस गुणसूत्र के अंदर में डीएनए होता है, वो जो डीएनए है वो डबल नहीं होता है, यानी उसका प्रतिकृतयन नहीं होता है, कोई दूसरा डीएनए नहीं बनता है। जीवन फेज, इसको कोशिका की वृद्धि की प्रावस्था कहते हैं। यह उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिका होती है। ये जो मनुष्य के शरीर की अगर हम कोशिका ले लें तो उसमें एक समसूत्री कोशिका विभाजन होने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन उसमें जो 24 घंटे का समय लगता है उसमें से एक ही 2 घंटे का समय लगता है माइटोटिक यानी विभाजित होने की प्रावस्थाओं में। बाकी जो और शेष समय होता है 1 से 2 घंटे के अलावा और जो शेष समय होता है वो सभी इंटरफेज के अंतर्गत आता है। ये सब वृद्धि प्रावस्था की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इंटरफेज की पहली वाली प्रावस्था जीवन फेज है, इसमें कोशिका वृद्धि करती है। पूरे कोशिका विभाजन के समय का 35 से 45% का समय इस फेज में लगता है। या हम यूं कहें कि यदि ह्यूमन सेल की अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पे 10 से 11 घंटे का समय लगता है, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। दूसरी जो प्रावस्था है उसको हम एस फेज कहते हैं। एस फेज में यहां हमने लिख लिया रखा है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी यहां पर अब डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए अपनी संख्या को डीएनए जो है उसमें, हाँ यहाँ स्टार पॉइंट पे आप याद रखेंगे, संख्या नहीं बढ़ती है मात्रा बढ़ती है, यानी जो डीएनए है उसकी मात्रा दुगनी होती है। यदि हम डीएनए जो जीवन फेज से सेल गई हुई है एस फेज में, हम उसमें डीएनए को 2C से इंडिकेट करें तो उसकी जो मात्रा होती है वो 4C की हो जाती है। याद रखेंगे यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती है। जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी डीएनए का द्विगुणन हो रहा होता है, क्योंकि अब ये केंद्रक में है, डीएनए केंद्रक के अंदर में पाया जाता है, उसी समय जो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है वहां पर तारक केंद्र भी द्विगुणित होना प्रारंभ कर देता है। डीएनए के द्विगुणन के साथ साथ कोशिका द्रव्य में उपस्थित तारक काय भी द्विगुणित हो जाता है एस फेज में। अब क्या होता है, एस फेज में पूरे कोशिका विभाजन का 30 से 40% का समय लगता है, अबाउट नियर 7 से 9 घंटे का समय लगता है। आगे अगली जो प्रावस्था है उसको हम G2 फेज कहते हैं। यह जो G2 फेज है इंटरफेज की लास्ट अवस्था होती है। इसमें भी कोशिका वृद्धि करती है और कोशिका में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत और निर्माणकारी इकाई के रूप में जानी जाती है। तो इस फेज में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका वृद्धि करती है और वो विभाजन के लिए तैयार होती है। वह विभाजन के लिए तैयार होती है। इसमें इस उप प्रावस्था में पूरे कोशिका विभाजन का 10 से 20% का समय लगता है, बहुत नियर 4 घंटे का समय लगता है। आइए अब आगे जानते हैं। ये तो वही तीनों हो गया इंटरफेज। इंटरफेज में जो गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है उसको भी हमने यहाँ शो करके शो किया हुआ है। अब आगे जो माइटोसिस फेज होती है इसको हम एम फेज कहते हैं। एम फेज में पूरे कोशिका विभाजन का 5 से 10% का समय लगता है, अबाउट नियर 1 से 2 घंटे का। इसमें पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये उप प्रावस्थाएं चलती हैं। इन उप प्रावस्थाओं के दौरान कोशिका 1 से 2 में बदल जाती है। एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं को बना लेती है। आइए जानते हैं। इसमें
कि प्रोफेज में, अच्छा, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब की जो डिटेल वो प्रावस्थाएं हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब समसूत्री कोशिका विभाजन बता रहे होंगे तो वहाँ हम फिर इसका चित्र बनाएंगे, वहाँ बताएंगे। यहाँ तो आपको सामान्य से ये जानना है कि इन समस्त टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो एम फेज में 5 से 10% का समय लगता है, अबाउट नियर 1 से 2 घंटे का समय लगता है, और एक जनक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो अच्छा, अभी मान लीजिए कोई कोशिका यहाँ से आई, विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं को बना लिया। अब सपोज दैट वो हमारे हाथ व पैर की कोशिका है, तो फिर वो क्या होगा, फिर उस कोशिका में इंटरफेज की प्रावस्था चलेगी और वह कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होगी, वृद्धि करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसमें ग्रोथ होगा, ये सब कंडीशन होगी। फिर कुछ समय के बाद में वो फिर विभाजित होगी और 2 पुत्री कोशिकाओं को बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी उसमें भी विभाजन होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ कोशिकाएं होती हैं विभाजन के बाद तैयार तो हो जाती हैं, बन तो जाती हैं, संतति कोशिकाएं बनती तो हैं, लेकिन उनमें वृद्धि एवं उपापचय की प्रक्रिया होती तो है, लेकिन वो विभाजन नहीं करती, जैसे हृदय की कोशिकाएं। तो यहीं पर एक और प्रावस्था चल जाती है, यहाँ पर ही एक और प्रावस्था चल जाती है जिसको हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज यानी, या इसको G0 फेज कहते हैं। इस प्रावस्था में क्या है कि कोशिका विभाजन नहीं दर्शाती है, केवल वो उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है और शरीर के लिए, शरीर के अंदर उसका जो निर्धारित कार्य होता है उस निर्धारित कार्य को वो करती है। अगर हम सूत्री विभाजन के लिए जंतुओं और वनस्पतियों में देखें तो हमको ये मिलता है कि जंतुओं की जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, प्राणियों की द्विगुणित कोशिकाएं, इनमें ही सूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि पादपों में अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्रण की प्रक्रिया देखी गई है। तो यह हमारा टॉपिक था क्लास 11 के लिए, कोशिका चक्र। नेक्स्ट वीडियो में हम समसूत्री कोशिका विभाजन और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट ऑफ।